एटम का स्ट्रक्चर, एटम के स्ट्रक्चर में हम कहां पहुंचे हैं, बताएं जरा। हम एटम का स्ट्रक्चर समझते समझते कहां पहुंचे हैं। अभी तक हम न्यूक्लियस में से ही बाहर नहीं निकले। क्या नहीं हुआ भाई, हम एटम का स्ट्रक्चर समझने के लिए हमने एटम का क्या सीखा, हमने एटम का सबसे पहले सेंट्रल पार्ट सीखा। उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। उस न्यूक्लियर पार्ट का पूरा नाम क्या है, न्यूक्लियस उसका नाम रखते हैं। उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका नाम क्या है, उनको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। उनकी दो मुख्तलिफ किस्में क्या हैं, एक को प्रोटॉन्स कहते हैं और एक को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। खैर बहरहाल जो भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम उसके अभी न्यूक्लियस तक पहुंचे हैं। न्यूक्लियस के अंदर हमने कहा कि क्या क्या होता है। अगर मुझे कॉपी दे दें, मैं जरा पिछले कुछ लेक्चर्स को रिलेट करता हूं अभी कि हमने क्या किया जनाब साहब। न्यूक्लियस के बारे में सीखा कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन का नंबर क्या होता है, उसको मास नंबर क्या कहते हैं। बल्कि इधर ही फंसे ना अभी, हम किधर फंसे, ये जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। इन न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स। ये जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं ये होता क्या क्या है वैसे, न्यूक्लियॉन्स जो हैं वो होते हैं सर जी कौन कौन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। इनकी जो टोटल तादाद होती है, इनकी तादाद के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, क्या, न्यूक्लियॉन नंबर। उसी न्यूक्लियॉन नंबर को हम क्या कहते हैं, मास नंबर। उसी मास नंबर को हम क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास। अगर हम उस एटॉमिक मास को किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें। अभी तक जो मैंने लास्ट किसी लेक्चर में यूनिट बोली थी, लास्ट लेटेस्ट वाले में नहीं, बहुत पुराने लेक्चर्स में, तो हमने उसको AMU बोला था। क्या बोला था, एटॉमिक मास यूनिट बोला था। कल हम पता नहीं करते करते कोई नया लफ्ज बोल दिया था हमने, कुछ क्या था वो, यूनिफाइड एटॉमिक मास। इस तरह का कोई टर्म हमने इजाद करने की कोशिश की थी, अभी कोशिश पूरी की नहीं। बहरहाल मैं समझता हूं हमारा टॉपिक अभी भी उधर ही फंसा हुआ है। किधर फंसा हुआ है कि सारे जो न्यूक्लियस है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उनके जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की कुल मिला के तादाद होती है, उस तादाद को कहते क्या है सर जी, उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन नंबर। और उस न्यूक्लियॉन नंबर के लिए एक और नाम क्या है, मास नंबर। और उसी मास नंबर को हम और क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास। लेकिन जब हम उसको एटॉमिक मास कहते हैं तो यहां एक फड़ा क्रिएट होता है। एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एवरेज एटॉमिक मास, एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास, सादा सादा एटॉमिक मास क्या है, फिर एवरेज एटॉमिक मास क्या है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, उसकी तरफ अगर हम चलें तो आई थिंक मैंने बीच में से कौन सा आइडिया डेवलप किया था पहले, हमने ये इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ते पढ़ते हमने कहा जी नहीं यार, सबसे पहले किससे जान छुड़ाओ, सबसे पहले हमने आइसोटोप्स के थ्रू जान छुड़ाने की कोशिश की। बल्कि इससे पहले कि मैं आइसोटोप की बात करूं, सिर्फ मास नंबर नहीं, हमने एक और नंबर भी पढ़ लिया था। कौन से जनाब, एटॉमिक नंबर। और उस एटॉमिक नंबर के लिए और नाम क्या होता है, लेकिन उधर हमें कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम जिधर है मैं उसी को बोर्ड पे लिख रहा हूँ अभी। फिर हमने क्या किया यार, कोई आइसोटोप्स की कहानी पढ़ी, आइसोटोप्स की बहुत डिटेल में लंबी चौड़ी कहानी पूरी हो गई, और एंड पे हमने आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके क्या निकाला, हमने आइसोटोप्स को इस्तेमाल करके एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशंस की। वो एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशंस हमने कैसे की, हम हर किसी के जिसका एटॉमिक मास गिवन होता था उसको उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, और तमाम को मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस करके होल डिवाइड बाय 100 कर देते थे, तो हमारे पास एक एवरेज आ जाती थी। और वो जो एवरेज है, वो एवरेज अगर आप ओ लेवल का पीरियोडिक टेबल देखें तो वहां पे भी दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर, जिनका न्यूक्लियॉन नंबर, जिनका एटॉमिक मास
ओ लेवल के पीरियोडिक टेबल में भी एवरेज करके मेंशन किया गया है। ओ लेवल के पीरियोडिक टेबल में मेजॉरिटी एलिमेंट्स का जो मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है उसका मास मेंशन किया जाता है। बट देयर इज क्लोरीन एंड कॉपर आई गेस, जिसको ओ लेवल में क्या किया गया, उसकी जो मतलब ये नहीं था कि मोस्ट अबंडेंट कौन सा वाला है, ठीक है, वो मोस्ट अबंडेंट मतलब 99 और 1 के हिसाब से अगर फर्क हो ना तो फिर हम मोस्ट अबंडेंट वाला मेंशन करते हैं। लेकिन अगर 90 और 10 या 70 और 30 या 75 और 25 वाला फर्क आएगा तो ये अच्छा खासा फर्क है। इसमें कोई हाँ एक तो है कि एक ही अबंडेंस ज्यादा है कि कम है, लेकिन किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम हाइड्रोजन के केस में ओ लेवल में ड्यूटेरियम या ट्रिटियम को इग्नोर कर दिया होगा, कार्बन के केस में कार्बन 13 कार्बन 14 इग्नोर हो गया होगा, लेकिन ओ लेवल में क्लोरीन का 35 और क्लोरीन का 37 इग्नोर नहीं हुआ, तो दोनों की एवरेज निकाल कर रखी गई। इसी तरह ओ लेवल में कॉपर का भी उनसे इग्नोर नहीं हुआ होगा। कल को एग्जांपल किया हमने, 163 था और 165 था, तो पता नहीं एवरेज निकाली तो कितना निकला, 63.5 निकला, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने उसको भी फिर इग्नोर नहीं किया, उसको प्रॉपर कैलकुलेट किया। बहरहाल मैं अभी ओ लेवल के पीरियोडिक टेबल को इतना ज्यादा एड्रेस नहीं करना चाहता कि वहां क्लोरीन और कॉपर के साथ क्या किया गया है। मैं तो ए लेवल वाला पीरियोडिक टेबल एड्रेस करना चाहता हूं जहां पे हर एलिमेंट के साथ क्या किया, चाहे उसके दूसरे आइसोटोप की वैल्यू कम है, चाहे उसके दूसरे आइसोटोप की अबंडेंस ज्यादा है, चाहे इग्नोर होने वाली है कि नहीं इग्नोर होने वाली, उन्होंने तो बेटा जी क्या किया है, एवरेज पूरी निकाल के ही लिखी है। लेकिन उन्होंने उसका टाइटल एवरेज एटॉमिक मास नहीं रखा है, उन्होंने उसका टाइटल क्या रखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास रखा है। मुझे लगता है मेरे आज के लेक्चर में क्या बात स्टार्ट होगी जी, मेरे आज के लेक्चर में ये एटॉमिक मास, फिर उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास, फिर उसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास। मुझे आज उस रिलेटिव एटॉमिक मास तक जाने की कोशिश करनी है। तो उस तक जाने की कोशिश अभी मैं कैसे करूंगा, सुने जनाब जी। अगले पेज पे जाइए जिधर भी आप हैं, पेज पे जाइए अगले वाले पर प्लीज। हेडिंग दीजिए एटॉमिक मास की हेडिंग दीजिए, एटॉमिक मास की हेडिंग दीजिए। बल्कि मुझे ना जरा क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशंस दिखा दीजिए। सुनो भाई, हमने ना कल यूनिट 1.1 की स्पेसिफिकेशंस देखी, वो कंप्लीट हो गई थी। यूनिट 1.2 की स्पेसिफिकेशंस देखी, वो कंप्लीट हो गई थी। एक वो यूनिट 22.2 की 2 स्पेसिफिकेशंस हो गई, और मेरा दिल कर रहा था कि मैं किधर जाऊं, मैं यूनिट 2.1 की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनकी तरफ जाने की कोशिश करूं। जब मैं यूनिट 2.1 की तरफ जाता हूं तो वहां पे वो रिलेटिव मैसेज या रिलेटिव एटॉमिक मैसेज को समझाने की कोशिश करता है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो आज का टॉपिक है, मेरा आज का टॉपिक ही वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। लेकिन उस टॉपिक तक जाने के लिए मैं सबसे पहले एटॉमिक मास लिखवाना चाहता हूँ, फिर मैं एवरेज एटॉमिक मास लिखवाना चाहता हूँ, और फिर मैं रिलेटिव एटॉमिक मास लिखवाना चाहता हूँ। प्लीज सबसे पहले लिखिए एटॉमिक मास क्या होता है, लिखिए जी एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखिए। देखिए जी, इट इज द मास ऑफ एन एटम It is the mass of an atom. It is क्या जी? The mass of an atom. ठीक है। अच्छा, आप में से किसका दिल कर रहा है कि इसके साथ आगे लिखें as compared to the mass of an atom of carbon 12 which is taken as 12 units? नहीं ना, ये तो सीधी सीधा एटॉमिक मास का मतलब क्या होना चाहिए, मास ऑफ एन एटम होना चाहिए, ठीक है। और वो मास ऑफ एन एटम किसके बराबर होगा, ठीक है, वो तो सर जी वो उसके न्यूक्लियॉन नंबर के बराबर होगा।
या वो जो है उसके मास नंबर के बराबर होगा। तो सिंपल, मैं इसके साथ और कुछ भी लिखवाना नहीं चाहता कि एटॉमिक मास का मतलब क्या है। एटॉमिक मास का सीधा सीधा मतलब है मास ऑफ एन एटम। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? कुछ और लिखने की जरूरत है? नहीं। अगला जुमला लिखिए, अगला जुमला लिखिए जी कि एवरेज एटॉमिक मास। बस पहली हेडिंग दी एटॉमिक मास, अगली हेडिंग क्या दीजिए? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास हमने कल परसों पढ़ा था। क्या जनाब, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? वेटेड एवरेज ऑफ क्या? वेटेड एवरेज किसकी निकाली आपने? वेटेड एवरेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है जी। डिपेंडिंग अपॉन क्या? दैट डिपेंड्स अपॉन क्या? उनकी रिलेटिव अबंड। लिखे जी, इट इज द वेटेड एवरेज, इट इज द वेटेड एवरेज मास, it is the weighted average mass of different isotopes, weighted average mass of different isotopes of an element, of an element। हाँ, अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका आपको पता है। वो रिलेटिव अबंडेंस को मास नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो पता नहीं होवर वगैरह वगैरह। अब आगे चलें जी, तीसरे नंबर पे लिखें रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमारा आज का टॉपिक है भाई, रिलेटिव एटॉमिक मास। और से सुनिएगा प्लीज, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रिलेटिव? आई थिंक आपने जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का टेबल बनाया था तो आपने वहां गौर किया होगा कि वहां क्या चल रहा है? रिलेटिव चार्ज चल रहा था। वहां क्या चल रहा था? रिलेटिव मास चल रहा था। तो वहां उनको आप आपस में क्या कर रहे थे? एक दूसरे के रिलेटिवली मैसेज बता रहे थे। तो यहां पर भी अब हम क्या करना चाहते हैं? अब हम एटम के मैसेज रिलेटिव टू सम स्टैंडर्ड मेंशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं भाई? हम करेंगे नहीं, हम वो साइंसदान ने करके हमें हिसाब किताब निकाल के दिया हुआ है। अब वो साइंसदान ने कैसे सॉल्व किया हुआ है, कैसे निकाला हुआ है, क्या हिसाब किताब है, मुझे सिर्फ वो हिसाब किताब समझाना है। ठीक है, बाकी चीजें पहले से हुई हुई होंगी। खैर बहरहाल, मैं इसको कैसे डिफाइन करें तो पहले वो लिखते हैं। एक चीज तो हमें समझ आ गई है कि इसमें लफ्ज क्या है? रिलेटिव है। तो रिलेटिव टू सम, किसी न किसी चीज का रिलेट करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज का कंपेयर करना पड़ेगा, किसी न जिसके साथ कंपेयर या रिलेट करेंगे उसको स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। स्टैंडर्ड किसको मानेंगे? जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। दो चीजें मुझे लगता है स्टैंडर्ड हो सकती थी। अगर केमिस्ट्री बड़ी स्मूथ चल रही होती, आई थिंक स्टैंडर्ड शुड हैव बीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन शुड बी द, वो सबसे स्मॉलेस्ट एटम बनता है, उसके मास को, उसको स्टैंडर्ड कहना चाहिए था, उसको 1 कहते और बाकी सबको उसके साथ कंपेयर कर लेते, तो केमिस्ट्री सीधी सीधी चल रही थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। साइंसदानों ने कहा कि यार ये जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री में जो सब्सटेंसेस है ना, सब्सटेंसेस में जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है ना वो कौन से वाला है? उन्होंने कार्बन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। और उसकी क्या वजह है वो आपको पता है। आपका आधा सिलेबस कार्बन के ऊपर होता है। ठीक है जी, पिछले साल इतना ज्यादा होना हो, इस साल जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस कार्बन के ऊपर है। ठीक है, आधे से ज्यादा सिलेबस कार्बन के ऊपर है भाई। ठीक है, कौन सा सिलेबस है वो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो सिलेबस है वो कार्बन के ऊपर है, और हमारी जिंदगी भी कार्बन के ऊपर ही है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, यही सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ही लाइफ टाइप या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। जो भी है, कोई भी रीजन थी, कोई भी हिस्टोरिक रीजन भी हो सकती है कि जी उन्होंने कार्बन को क्या कर दिया है, उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया है। अब जब उन्होंने कार्बन को स्टैंडर्ड बनाया है तो एक और मसला किया। कार्बन को जब स्टैंडर्ड बनाना था तो भाई उसको 1 कह देते हैं। चलो अगर स्टैंडर्ड 1 वाला भी नहीं कहना था 10 कह देते हैं। चलो 10 भी नहीं कहना था तो 100 कह देते हैं।
वो कोई मैथ्स में कोई फ्रेंडली नंबर भी कोई मजाक होता है, उसी फ्रेंडली नंबर का कोई साइंस बना लेते हैं कि जी हमने डॉलर बनाया तो डॉलर में हमने 100 सेंट्स रखे हैं, हमने रुपया बनाया तो रुपये के अंदर हमने 100 पैसे रखे हैं। आपको ये रुपये के अंदर 16 आने होते हैं, आपको तो समझ नहीं आएगा सर ये कैसे होता है, 1 रुपये में 16 आने, किसी को पता है? हाँ, आपको ये भी नहीं पता कि आने क्या होते हैं, ठीक है। उसकी वजह क्या है सर, हम ना 21वीं सदी की पैदावार हैं, आप जो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं 18वीं सदी की है, ठीक है। ये चलो 19वीं सदी में भी कहीं होते होंगे आने, ठीक है, खैर मैंने भी कभी नहीं देखा ये आने क्या होते हैं, मैंने कुछ सुना हुआ है, ठीक है जी। उसके अलावा उससे पहले टके होते थे। 1 रुपये में कितने टके होते हैं जी, हैं किसी को पता है? सर जी 2 टके, वो तो औकात किसी की 2 टके की होती होगी, ठीक है, वो तो हम एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारी 2 टके की औकात है, आई एम सॉरी फॉर दिस मुहावरा, लेकिन वो बताना होता है कि 2 टके की कोई वैल्यू, बट देयर इज दिस डैश टका, वो एक करेंसी का यूनिट है भाई, किसी जमाने में, अभी भी शायद बांग्लादेश में टके ही होते होंगे, ठीक है, खैर बात जो भी है भाई। अब अगर कोई ये कह दे, चलो एक और मसला भी है, आपको पता है एक जो गोल्ड का स्टैंडर्ड है वो क्या है, तोला। 1 तोले में कितने ग्राम्स होते हैं? और नहीं हो भाई, इतना भी नहीं, 16 भी नहीं, 7 भी नहीं, 11.66667, इतना तो शुगल नहीं है। वो 12 ग्राम करो ना तो बता 12 ग्राम में ना कोई 8,000 रुपए का फर्क आता है, ठीक है। 11.66667 ग्राम जो है ना वो 2,15,000 रुपए का है, और 12 ग्राम जो है ना 2,23,000 रुपए के हैं, ठीक है। जो छोटा सा फर्क है 8,000 रुपए का फर्क है, तो छोटा फर्क नहीं है ये, वहां उधर 11.66 और 12 में बहुत बड़ा फर्क है। बहरहाल चलो मान लेता हूँ 12 ही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 मेरे लिए बड़े आगे इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? उन्होंने कार्बन के मास को, कार्बन के एक एटम के मास को क्या बोला है? 12 यूनिट्स। क्या बोला? हाँ, उनको पता है उसके अंदर वो 6 प्रोटॉन्स भी हैं और 6 न्यूट्रॉन्स भी हैं, वो बात भी है, वो ये वाला कॉन्सेप्ट भी है एटॉमिक मास का। कौन सा कॉन्सेप्ट? ये सारी चीजें एक ही से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी को पहली, पहली से दूसरी, सभी मिक्स्ड है, लेकिन मैं पहले डिफरेंट लेयर्स बना रहा हूं। पहले मैंने एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट निकाला है यार। एटॉमिक मास का ना ऑर्डिनरी मीनिंग आप न्यूक्लियन नंबर के साथ निकालो, या किसके साथ निकालो, या उसका किसके साथ निकालो जी। एटॉमिक मास के लिए आप बोलो सर ये मास नंबर टाइप चीज है, फिर आप बोलो सर ये न्यूक्लियन नंबर टाइप चीज है, फिर आप ये बोलो सर ये वो जो प्रोटॉन्स और क्या जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टाइप चीज है, ठीक है। खैर, और जब एवरेज एटॉमिक मास की बात आए तो आप यहाँ बोलो सर वो जो ये जो ऊपर वाला मास नंबर होता है ना, जिसको आप ए कहते हैं, उस ए को क्या करें, उस ए को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें, A1 को रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर कोई A2 होगा उसको रिलेटिव अबंडेंस नंबर 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर कोई A3 होगा उसको रिलेटिव अबंडेंस नंबर 3 से मल्टीप्लाई करें, होल डिवाइड बाय क्या करें, 100 करें, तो जो A आएगा वो क्या होगा। ये ऊपर वाले को जस्ट A बोलें, इसको क्या बोलें, इसको A एवरेज बोलें, ठीक है। अच्छा, अब क्या करने लगा हूं मैं, अब जब मैं लफ्ज रिलेटिव बोलने लगा हूं तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि बेटा जी साइंसदानों ने क्या किया है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टैंडर्ड एटम बना, उसके एटम को स्टैंडर्ड एटम बना दिया है। किस एलिमेंट के एटम को? कार्बन एक एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसका जो एक एटम है उसके एक एटम को स्टैंडर्ड एटम बना दिया गया है, या उसके मास को भी कोई स्टैंडर्ड बना दिया गया है, और उस स्टैंडर्ड के साथ बाकी सबके मासेस को कंपेयर करना है। हमने कैसे करना है ये नहीं बताना मैंने, हमने नहीं करना, साइंसदानों ने किया हुआ है, करके जवाब निकाले हुए हैं, थ्योरेटिकली निकालें कि एक्सपेरिमेंटली निकालें, वो उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला सिर्फ एक है, मुझे आपको लफ्ज रिलेटिव एटॉमिक मास समझाना है। तो व्हाट इज दिस, जरा सुनिए, लिखें यार इसके साथ, इट इज द वेटेड एवरेज मास it is the weighted average mass it is the क्या लिखा है, वेटेड भी लिख दिया, पिछले वाली साइंस आ गई, वेटेड भी आ गई है, क्या आ गया, एवरेज भी आ गया, और क्या, मास भी आ गया। किसका? ऊपर क्या लिखा है, वेटेड एवरेज मास ऑफ
ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स, अब मैं यहां लिखूंगा बात वही है, वेटेड एवरेज मास ऑफ नेचुरली अकरिंग एटम्स, ये लिखें जी। जरा इनको बोलें जी कोई हंसी कंट्रोल करें या किसी और जगह जाएं। वेटेड एवरेज मास ऑफ, क्या लिखा मैंने, नेचुरली अकरिंग एटम्स, ये मैंने क्या लिख दिया, व्हाट इज माय नेचुरली अकरिंग एटम्स। नेचर में कौन कौन से होते हैं, सारे होते हैं, सारे कौन से, डिफरेंट आइसोटोप्स नेचर में होते हैं। तो ये जो मैं नेचुरली अकरिंग एटम्स कह रहा हूं, पता क्या कह रहा हूं, ये मैं डिफरेंट आइसोटोप्स को कह रहा हूं। तो एक काम करें ये, तो उसको तो मैं नहीं इन्वॉल्व करूंगा फिर, ठीक है। मैं तो आर्टिफिशियल वालों का कभी भी एआर के अंदर उनकी परसेंटेज ही 0 होती है। कभी आपने पिछले वर्कशीट में देखा है कि उसको इनटू 0 किया हो? आर्टिफिशियल वाला तो हम डिस्कस ही नहीं करते, हम तो नेचुरली अकरिंग एटम्स डिस्कस करते हैं। नेचुरली अकरिंग एटम्स का इस वक्त मीनिंग क्या है, डिफरेंट आइसोटोप्स। लिखिए जी, नेचुरली अकरिंग एटम्स को ब्रैकेट में कर लें, नेचुरली अकरिंग एटम्स को ब्रैकेट में कर लें ताकि जुमला ऊपर वाला बन जाए दोबारा। ऊपर वाला कैसे बनेगा, ऊपर वाला कैसे बनेगा जी, इट इज द, ऊपर क्या था, वेटेड एवरेज मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। लिखिए जी, डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। ऑन अ स्केल, अब आते हैं अगली बात की तरफ। ऑन अ स्केल वेयर क्या, वेयर एन एटम ऑफ कार्बन 12, वेयर एन एटम, जी कंटिन्यू, सिर्फ क्या चीज ब्रैकेट में आई है, नेचुरली अकरिंग एटम्स, वो ब्रैकेट में था, बाकी सब कंटिन्यू चल रहा है। इट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन अ स्केल। कौन सा स्केल जी, ये स्केल कहां से आ गया है सर जी, ये स्केल तो आएगा ना अभी, कैसे आएगा अभी, जरा गौर से सुनिए। ऑन अ स्केल वेयर एन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है जी, ऑन अ स्केल वेयर एन एटम ऑफ कार्बन डैश 12, पूरा लिखेंगे, कार्बन डैश 12 has a mass of exactly 12 units, has a mass of exactly 12 units। ये मैंने क्या लिखा है, जरा सुनिएगा गौर से प्लीज। मैंने कहा जी वेटेड एवरेज मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एज कंपेयर टू क्या, आगे लिखा जी ऑन अ स्केल, बल्कि कंपेयर लिखा, क्या क्या, ऑन अ स्केल वेयर क्या, वेयर द mass of an atom of carbon 12 is taken as क्या, is taken as 12 क्या units। हेलो भाई। सो मुसीबत यह है बेटा जी, रॉकेट साइंस नहीं है, एम ए बकवास साइंस है ये। लेट मी जिसको कन्फेस करें, बकवास साइंस है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, पेपर में कंफर्म डेफिनेशन आती है, कंफर्म। और ये 2 नंबरों में एक और बात भी कंफर्म होती है, बच्चे गलती लिखते हैं जी। ये इतनी आसान है, इतनी आसान बात है कि बच्चे क्या करते हैं, गलती लिखते हैं। ओ लेवल में जो कुछ भी लिखते हैं नंबर मिल जाते हैं, वो जैसी भी टूटी फूटी अंग्रेजी डालते हैं, ओ लेवल वाला कहता है यार तुम सही कह रहे हो। ए लेवल वाला क्या कहता है, बच्चे ए लेवल के मुताबिक कभी भी लिखने की कोशिश नहीं कर पाते, मतलब पूरा नहीं लिख पाते, जिस वजह से क्या होता है, उनके 2 नंबर जो मुफ्त में मिल सकते हैं उनको जाया कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं साइंस को नहीं समझाना चाहता, मेरे हिसाब से साइंस बड़ी बकवास साइंस है, लेकिन मैं डेफिनेशन कैसे लिखनी है, उसमें क्या वर्ड जरूरी है, उसके एक एक लफ्ज को समझाना जरूर चाहता हूं, ठीक है। बाकी आपने अल्टीमेटली क्या करना है, इस डेफिनेशन का रटा ही लगाना है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा क्लासिकल बात ना बहुत शुरू के इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं। कौन सी वाली बात, क्या वो जो न्यूक्लियन नंबर होता है वो जस्ट नंबर होता है, वो जो मैथ नंबर होता है वो जस्ट नंबर होता है, लेकिन वो जो एटॉमिक मैथ होता है ना वो मैथ होता है। वो मैथ किस में होता है, वो किसी यूनिट में होना चाहिए, वो किसी केजी में होना चाहिए, वो किसी कौन से केजी में होना चाहिए, वो कोई एएमयू में होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से साइंस खत्म हो चुकी है, मेरे हिसाब से जितना कॉन्सेप्ट सिखाना था वो कॉन्सेप्ट में पूरा सिखा चुका हूं। बट अभी मसला क्या है, वो कहता नहीं वहां से तो कॉन्सेप्ट सिखाना ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है, कहते जी कॉन्सेप्ट में एक टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास सिखाना है।
अब वो रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों सिखाना है? कहते जनाब केमिस्ट्री वालों ने क्या किया है, उन्होंने कोई स्टैंडर्ड डेवलप किया है, उन्होंने कोई स्केल डेवलप किया है। मैंने जब पहले समझाया था तो मैंने पहले किस स्केल के मुताबिक समझाया है? मैं पहले जब मैंने एटॉमिक मास बिल्कुल शुरू में पढ़ाया था आपको, क्या कहा था कि जनाब मास है, क्या साइंस निकाली, फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्या होना चाहिए, किसी यूनिट में लिखा होना चाहिए। क्या यूनिट होनी चाहिए मास की? केजी होनी चाहिए थी। केजी में कैसे कन्वर्ट करने की कोशिश की? वो जो भी मास नंबर था, कुछ भी अगर मास नंबर हो, लाइक 2 हो, तो अगर 2 क्या भाई, तो आपने कहा सर 2 AMU, तो अगर नहीं क्या 2 क्या सर 2U, तो अगर नहीं केजी में क्या, तो आपने कहा सर वो U इज इक्वल टू पता नहीं क्या 1.66 × 10 पावर, तो वहां से हमने निकाल लिया। तो वहां से निकालकर मैं पूरे एटम का मास क्या कर चुका हूं, प्रॉपर यूनिट में निकालकर समझाकर अपनी तरफ से टॉपिक खत्म कर चुका हूं। बट मुसीबत आ गई है, सिलेबस कैसा डिजाइन हुआ है? सिलेबस ऐसा नहीं डिजाइन होगा कि एटम का मास बस यू में निकाल लिया तो बात खत्म होगी। वो कहता नहीं भाई, हम आपसे क्या पूछेंगे, हम आपसे रिलेटिव एटॉमिक मास पूछेंगे। तो उस रिलेटिव एटॉमिक मास में मुझे 2 बातें समझानी थी। पहली बात क्या कि किसी से रिलेट करनी है, रिलेट करने वाली बात मैंने बाद में कर ली। पहले क्या काम किया है मैंने, रिलेट करने से पहले क्या समझा दिया है। आई थिंक मैं आपको यह बात समझा चुका हूं। ये किधर समझाया है? ये मैंने पहले एवरेज एटॉम, हालांकि सिलेबस में कोई नहीं आता एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन मैंने पहले क्या किया है, मैंने पहले ये समझाया कि भाई आइसोटोप्स होते हैं, उनकी डिफरेंट अबंडेंस होती है, उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कोई एवरेज निकलती है, उस एवरेज को वेटेड एवरेज मास ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट कहते हैं। कह दिया। अब उसी जवाब को रिप्रेजेंट कैसे करना है? अब उस जवाब के आगे क्या लिखना है? उस जवाब के आगे केजी लिखना है, उस जवाब के आगे एमयू लिखना है, उस जवाब के आगे यू लिखना है, उस जवाब के आगे क्या यूनिट लिखनी है? जब कह दिया कि एटॉमिक मास है तो कोई यूनिट होनी चाहिए ना। जब कह दिया कि एवरेज एटॉमिक मास है तो कोई यूनिट होनी चाहिए ना। जब कह दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास है तो कोई यूनिट होनी चाहिए ना। क्या यूनिट है फिर? केजी तो मैं नहीं लगाऊंगा कभी भी, ग्राम भी मैं नहीं लगाऊंगा कभी भी। हाँ क्या लगाऊंगा, या एमयू या यू लगाऊंगा। तो बेसिकली वो कहता है भाई एमयू की वैल्यू नहीं चाहिए, यू की वैल्यू नहीं चाहिए, यू का मीनिंग चाहिए। यू का मीनिंग क्या है? कहता है भाई ये जो एमयू यू है ना, पहले इसको समझो, ये क्या चीज है। ये एक नया स्केल है। मास को मेजर करने का एक स्केल कौन सा होता है फिजिक्स में? पाउंड्स वाला स्केल। हम क्या कहते हैं, पाउंड्स है कि आउंस है? कहते हैं खड़े में जाएं। हम फिजिक्स में सिर्फ कौन सा स्केल पढ़ते हैं? केजी और ग्राम वाला स्केल। ठीक है, वो इधर वाला क्या कहता है? कहता है तुम्हारा केजी और ग्राम वाला स्केल भी खड़े में जाए। ठीक है, मैं हूं केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री में एक नया स्केल डेवलप होगा। नया स्केल क्या डेवलप किया? सुनिए प्लीज गौर से मेरी बात, पहले बात खत्म कर लूं फिर आपके सवाल की तरफ आऊंगा। नया स्केल क्या डेवलप किया उन्होंने? वो कहते हैं जनाब ये नया स्केल ये है, एक ऐसा स्केल है जहां पर एक स्टैंडर्ड एटम लिया है हमने। कौन सा? कार्बन 12। हालांकि कार्बन 12 का मतलब हमें पहले से पता है। क्या मतलब है कार्बन 12 का? सर ये एक एलिमेंट है कार्बन, उसका कौन सा आइसोटोप है? 12। 12 उसका क्या है? 12 उसका या तो न्यूक्लियॉन नंबर है, या उसका मास नंबर है, या उसका एटॉमिक मास है। नहीं, ये न्यूक्लियॉन नंबर जरूर है, कोई एतराज नहीं है। ये मास नंबर भी जरूर है, कोई एतराज नहीं है। लेकिन बराए मेहरबानी इसको क्या ना कहना, इसको एटॉमिक मास ना कहना। इसका एटॉमिक मास क्या है? ये है एटॉमिक मास। हाँ जी, मजे आ रहे हैं? दिन में तारे नजर आ रहे हैं जी? बात यूं ही हो रही है जी, आगे पीछे जा रहा है कॉन्सेप्ट। लेकिन क्या करना है? मकसद सिर्फ एक है, पता क्या? इतनी फजूल बात पढ़ाने का एक ही मकसद है, दिमाग को रबर बैंड बनाना है। क्या बनाना है? उस रबर बैंड को पहले क्या करना है? खींचना है, फिर क्या करना है? छोड़ना है, फिर क्या करना है? खींचना है, फिर क्या करना है? क्यों? रबर बैंड की ना स्ट्रेंथ बढ़ानी है जी, आपकी बैंड बजानी है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग की स्ट्रेंथ क्या हो, दिमाग की स्ट्रेंथ बड़ी हो। ये इसका मकसद यकीन जानिए, कोई केमिस्ट्री समझाना इसका मकसद नहीं है। 2 मकसद हैं, दिमाग में दर्द क्रिएट करना, और उस दर्द को जिसने बर्दाश्त कर लिया तो उसके दिमाग की तबक रोशन करना। ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव करना। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं साजी खड़े में भेजें, रटा मारें, आगे चलें। इसको कौन पढ़ाता है?
दे विल बी सो मेनी टीचर्स, और सही कहते हैं वो अपनी जगह पे उनका कॉल ठीक है कि सर इसको कौन पढ़ा के, इसको कौन समझाता है, रटा मारे जान छुड़ाए आगे निकले, केमिस्ट्री और ढेर सारी बड़ी पड़ी है। तो फिर जब मैंने ये सवाल ये कमेंट एक दफा कैम्ब्रिज को ईमेल किया कि यार ये क्या बकवास की है तुम लोगों ने, यार क्या जरूरत है इसको पढ़ाने की। जब मैं उस बच्चे को एटम का मैथ समझाकर, उस मैथ्स की यूनिट यू समझाकर, केजी समझाकर खत्म हो गया हूं, तो फिर मैं क्यों पढ़ाऊं रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स, क्या जरूरत है उसको निकालें बीच में से। तो उनका बड़ा खूबसूरत सा एक मैसेज आया, ये जो खूबसूरत सा मैसेज आपको मैंने सुनाया कि जनाब साहब ओ लेवल में नहीं पढ़ाना चाहते हो ना पढ़ाओ, ओ लेवल में तुम रटा मारना चाहते हो रटा मरवाओ, आगे निकलो, ठीक है। ओ लेवल को जिसने मुझसे पढ़ा है उसने देखा होगा, बड़ी खूबसूरती से गोल की होगी मैंने ये वाली बात, है जी, आपको फंसने भी नहीं दिया होगा यहाँ तक। जिसको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है, मैं तो कहीं नहीं फंसा, मैं तो रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स में कहीं कोई परेशान नहीं हुआ, जो भी लिखा सही लिखा गलत लिखा, आगे क्या बोला, छोड़ो ना यार, उसने भी केमिस्ट्री सुननी है, सुनने दो भाई, जाओ यार चलो। अच्छा सुनो, इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। क्या कह रहा था, कुछ कह रहा था कि ऑर्डिनरी लेवल पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुझसे पढ़ा या किसी से भी पढ़ा, उन्होंने इसके अंदर जाकर फंसने की कोशिश नहीं की। वो वेटेड एवरेज, तो वेटेड का लफ्ज भी नहीं सुना होगा आपने वहां पे, ठीक है जी, बस सीधा सीधा को लिख दिया, कुछ ना कुछ कार्बन के साथ लिखा है सर, समझ ही नहीं आता कब कहते हैं 1/12 ऑफ द कार्बन, कब कहते हैं कार्बन 12, कब कहते हैं 1 एटम, कब कहते हैं 1 मोल ऑफ एटम। जिसका जो दिल आता है वो लिखता है, जो उसके दिल में आता है, बस बीच में कि कार्बन आ जाता है, ठीक है। और पेपर वाला भी क्या कहता है, हेलो भाई टिक, तुमने दे दिया, तुमने कार्बन का नाम लिख दिया, जाओ यार तुम जीत गए हो, तुम्हारा ए स्टार है भाई, ठीक है जी। लेकिन जब वो ए लेवल में आता है, वो कहता है भाईजान यहां मैंने शुगर लगाने के लिए डेफिनेशन नहीं रखी, यहां मैंने रटे लगाने के लिए डेफिनेशन नहीं रखी, यहां मैं चाहता हूं कि बच्चे के दिमाग को झूला बनाओ, ठीक है, बच्चे के दिमाग को बोलो यार प्रोसेस कर बात को, कॉन्सेप्ट की लेयर बना। कॉन्सेप्ट की लेयर कैसे बनेगी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है बहुत ऑर्डिनरी क्या, न्यूक्लियर नंबर, फिर क्या मैथ्स नंबर, उसके ऊपर क्या है एटॉमिक मैथ्स। अब यहां से आगे ना बच्चे को बोलो थोड़ा बड़ा होता है भाई, क्या एक ही एटम होता है, क्या हर एलिमेंट का एक जैसा एटम होता है, नहीं, उसके तो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं जिनका नाम क्या होता है, अच्छा उनकी क्या होती है, उनकी कोई रिलेटिव अबंडेंस होती है, अच्छा उनके साथ क्या करो, उधर से एवरेज निकालो, निकाल ली, अच्छा अब उस एवरेज को क्या करो, अब उस एवरेज को रिलेट करो, जो आपने एवरेज निकाली है उस एवरेज को कंपेयर करो या रिलेट करो, किसके साथ, कार्बन 12 के साथ रिलेट करो। क्यों जी कार्बन 12 से क्यों रिलेट करें, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हमने उसको केमिस्ट्री का सबसे स्टैंडर्ड एटम माना हुआ है, तुम भी मानो, ठीक है, तुमने भी ऑर्गेनिक स्टार्ट की कि नहीं की, कार्बन को रिस्पेक्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो, पहले चैप्टर में कार्बन को रिस्पेक्ट देनी है, तुम कार्बन से बने हुए इसलिए। उत्तर मैं जो दे रहा हूं तो सुन लो ना, मैं तो कहानी मेरे पास एक है ना, मैंने तो अपनी कहानी सुनानी, ठीक है। अब ये रीजन है कि नहीं है, इलॉन मस्क ने क्या रीजन निकाली है क्या नहीं निकाली, ये तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी। जो मेरे पास रीजन है, मैंने अपनी हिस्ट्री पढ़ी हुई है केमिस्ट्री की, वो जो हिस्ट्री की किताब है उसमें तो यही लिखा उन्होंने, या जो मुझे कैम्ब्रिज ने कोई जला कुड़ा हुआ जवाब दिया था जब मैंने उनको बोला भाई निकालो उसको बकवास डेफिनेशन को मेरे सिलेबस में से, तो उन्होंने आगे से मुझे क्या बोला, भाई अगर पढ़ाना नहीं आ रही है तो केमिस्ट्री पढ़ाना छोड़ दो, ठीक है, या इसको पढ़ाना सीख लो कि इसको पढ़ाना होता है, इसके थ्रू कुछ समझाना है। वो क्या समझाना है, इसके थ्रू बच्चे को यह समझाना है कि अगर तुमने पूरी जिंदगी केमिस्ट्री पढ़नी है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा वाला है, तुम्हें पता होना चाहिए कि सब उसको हमने स्टैंडर्ड का दर्जा क्यों दिया हुआ है, ठीक है। तुमने ओ लेवल में सिर्फ 4 फैमिलीज पढ़ के ऑर्गेनिक खत्म कर दिए, ठीक है, तुम जब एएस पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ 4 की डबल से भी ज्यादा 10 फैमिलियां पढ़ोगे, फिर जब A2 में जाओगे तो पता चलेगा 10 नहीं 20 फैमिलियां पढ़नी है, ठीक है। जब A2 भी खत्म हो जाएगा तो अगर बहुत केमिस्ट्री का शौक हुआ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी सी रह जाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी से बड़ी होती जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी कि उसी के बीच में बायोलॉजी भी आ जाएगी, ठीक है। तुम्हें जो अपने आप पर इतना जोम है या तुम्हें अपने दिमाग पर इतना वो है, तुम्हारे दिमाग में जो न्यूरॉन चल रहा है ना वो भी कार्बन की वजह से चल रहा है, ठीक है जी, उसकी भी केमिस्ट्री में कार्बन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तुम्हारे पूरे जिस्म में अंदर कार्बन इन्वॉल्व होता है, जिसको जो खाना खाकर तुम जिंदा रहते हो ना वो भी सारे का सारा कार्बन होता है, ठीक है। खैर बहरहाल इससे ज्यादा मजीद बात नहीं करूंगा, तो कार्बन को रिस्पेक्ट देनी है, एक तो मसला ये वाला है। अब रिस्पेक्ट दी किस तरह की, उसको जय जय हरि राम तो नहीं करना ना, ठीक है, उसको क्या रिस्पेक्ट देनी है, यही रिस्पेक्ट देनी है कि उसको कोई स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्या स्टैंडर्ड बनाए,
उसका एक सबसे मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है कौन से वाला? कार्बन 12 वाला। उस कार्बन 12 का मीनिंग क्या है वो तो आपको पता है। ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है? कार्बन है। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। -12 मैंने आपको बताया हुआ कि मैं -12 कब लिखूंगा, मैंने पीछे की लिखा हुआ है कि जब भी किसी पर्टिकुलर आइसोटोप का नाम लेना होगा मैं उसका नाम लिखकर -12 लिख दूंगा। क्या बताने के लिए? कि ये वो आइसोटोप है जिसके अंदर जिसका न्यूक्लियॉन नंबर 12 है, जिसमें प्रोटॉन्स भी 6 हैं और न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं। अच्छा, तो जो 12 है यहां पर ये क्या है? ये उसका न्यूक्लियॉन नंबर है। क्या है भाई? अभी जो कार्बन के साथ ये जो 12 लिखा है ये 12 क्या है? ये 12 कार्बन का न्यूक्लियॉन नंबर है। हां, इस कार्बन का जो न्यूक्लियॉन नंबर है वो 12 है। इसका मास क्या है? हाँ, इसका मास भी 12 यूनिट्स है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियॉन का मास क्या हुआ? 1 यूनिट, 1 यू। क्या जनाब, क्या मतलब हुआ? अगर 12 न्यूक्लियॉन्स का किसी स्केल के ऊपर क्या मास आ रहा है? किसी स्केल पर उसका मास आ रहा है 12 यूनिट्स। तो फिर एक न्यूक्लियॉन का उस स्केल पर मास क्या होगा? 1 यूनिट। तो उस 1 यूनिट को मैं क्या कहूंगा? इसको जरा सुनिएगा प्लीज। दिस इज 12 न्यूक्लियॉन्स। व्हाट इज इट इक्वल टू? 12 यूनिट्स। आप इन 12 न्यूक्लियॉन्स को कुल मिलाकर क्या बोलते हैं? 12 यूनिट्स बोलते हैं। ओके, तो फिर एक बात बताओ भाई, सर ये 1 न्यूक्लियॉन को क्या बोलोगे आप? ये 1 न्यूक्लियॉन का मास क्या होगा? इट विल बी 1 यूनिट। मुझे समझाना है अभी ये 1 यूनिट। अच्छा, अब इस 1 यूनिट के लिए मैं क्या समझाऊं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि कार्बन 12 का जो मास है उसका जो 1/12 है, कार्बन 12 का जो मास है वो कितना है? 12 यूनिट्स। इस 12 यूनिट्स का जो 1/12 है वो कितना है? व्हाट इज 1/12 ऑफ 12? 1। जो इस कार्बन 12 का मास है उसका जो 1/12 है वो क्या है? वो 1 है, क्योंकि इस कार्बन 12 का मास कितना है? 12 यूनिट्स। तो 12 यूनिट्स का 1/12 क्या हुआ? 1 हुआ। तो इस 1 की एक इंपॉर्टेंस है। इस 1 को कहते हैं 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास। क्या कहते हैं जी? 1 यूनिट जो है ना, 1 यूनिट से मैं क्या निकालूंगा? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास। हेलो जी, अगला लफ्ज लिखो जी, यूनिफाइड एटॉमिक मास। यूनिफाइड एटॉमिक मास। ये जो 1 यूनिट है जिसको मैं क्या कह रहा हूं? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास। कैसे डिफाइन करूं? लिखिए जी, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अगला जुमला लिखिए जी, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज क्या? इज 1/12 ऑफ क्या? ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। क्या लिखा जी? यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, ये लिखें, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इज क्या? इज 1/12 ऑफ क्या? ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ऑफ द मास ऑफ क्या? कार्बन 12 एटम। मैं दोबारा बताता चलूं, मकसद कोई खास नहीं है। ठीक है, मुझे अभी भी इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि जो मैंने AMU समझाया था, जो मैंने वो एटॉमिक मास यूनिट समझाई थी, वो ज़्यादा बेहतर वर्जन था। ठीक है, कि जब हम एटॉमिक मास को कहते थे सर केजी में लिखें या ग्राम में लिखें या वो यू के हिसाब से लिखें, किसी शुरू में मैंने कहीं AMU समझाया हुआ है, लेकिन वो मुझे लगता था वो बिल्कुल ठीक है, अभी भी लगता है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मजबूर हूं किस बात पर? अपने सिलेबस की ना स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करने पर। मेरी सिलेबस की स्पेसिफिकेशंस क्या कहती हैं? वो जो तुमने AMU पढ़ाया ना, एम पढ़ाया। ठीक है, तुम्हें क्या पढ़ाना चाहिए? तुम्हें पहले समझाना चाहिए रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसके बीच में से निकालना चाहिए
वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जिसको क्या कह देना, जिसको यू कह देना। तुम शुरू में कहते हैं मैं एमयू को यू कहूंगा, आज क्या कहो, मैं यूएएम को यू कहूंगा, है जी? क्या जी? मैंने किसी जमाने में एएमयू को क्या कहा था, आज मैं किसको यू कह रहा हूं, यूएएम। अब वट एवर दिस यूएएम और एएमयू इज, खड़े में जाए भाई, भाड़ में जाए। सिर्फ सुनना है और समझना है और अब्जॉर्ब करना है। इस अब्जॉर्ब करके क्या करना है, अपने दिमाग को बड़ा करने की कोशिश करनी है कि सर सिर्फ क्या किया जा रहा है, कोई इतनी लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस को नहीं बयान किया जा रहा, सिर्फ हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। और हमें ये चैलेंज किया जा रहा है कि यार ये तुम्हें 112 समझ आ रहा है, तुम्हें कार्बन 12 समझ आ रहा है, तुम्हें 12 यूनिट समझ आ रहे हैं, तुम्हें 1/12 समझ आ रहा है, तुम्हें 1U समझ आ रहा है, बस ये समझाया जा रहा है। मैं दोबारा समझ देता हूं, कुछ लोगों के चेहरों पे एक स्ट्रेस और परेशानी का आलम है, मैं उसको दोबारा समझाता हूं। कोई बात नहीं, मैं इतना ही टाइम लेना, मैंने हर साल मैं एएस की लेवल पर इसको समझाने के लिए इतना ही टाइम लेता हूं, डोंट वरी, ठीक है? आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, नॉर्मल जितना लगना चाहिए उतना ही लगा। आपका नाम क्या है बेटा? जी सिमरा। सिमरा पुत्र, ये क्या है, क्या मतलब है इस बात का? वो तो न्यूक्लियॉन नंबर होता है, तो आपको सर ये भी वही होता है? हाँ ये भी वही होता है, लेकिन जिसके लिए आपने मुंह बनाया था ना, ये एएमयू, वो मैंने इसका मीनिंग किसी और लेक्चर में समझाने के लिए किया था, तो हम इग्नोर मार देते हैं। मैं अभी अपने इस रिवीजन में एएमयू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो भूल जाओ एएमयू क्या होता है। मैंने पढ़ाया हुआ है इनको, मुझे लगता है वो सही नॉलेज है, वो मैंने को दी हुई है। कैम्ब्रिज को लगता है नहीं, सॉरी, कैम्ब्रिज कहता है वो ना दो, कौन सी नॉलेज दो, ये बड़ी नॉलेज दो। तो अगर आपको एएमयू नहीं पता तो अच्छी बात है, नहीं पता। कैम्ब्रिज चाहता है कि आपको ना ही पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है, कैम्ब्रिज कहता है ये जरूर पता हो। तो हमने क्या कहा जी, एटॉमिक मास क्या होता है? आप सही कह रही हैं सर, मास नंबर को ही कहते हैं सर, या न्यूक्लियॉन नंबर को ही कहते हैं, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही होता है, और सिंबल उसका ए होता है। एनी इशू विद दिस? क्या हर एलिमेंट का एक ही जैसा ए होता है? नहीं, उसके डिफरेंट ए हो सकते हैं। क्यों? उसके डिफरेंट आइसोटोप होते हैं। तो उनके साथ हम क्या करते हैं, फिर उनकी एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज को कहते हैं क्या? वेटेड एवरेज कहते हैं ना। अच्छा, जब हम उसको वेटेड एवरेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वेटेड एवरेज मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आपको पता है क्या जुमला था? ठीक है जी। अब वो कहते हैं नहीं जी, सिर्फ एवरेज ही निकालनी। जब एवरेज एटॉमिक मास निकाल लोगे तो वो किस यूनिट में होगा? क्या होगा वो जब आप मास रिप्रेजेंट करोगे तो मास तो किसी यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। मास तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, फिजिकल क्वांटिटी तो किसी यूनिट में रिप्रेजेंट होगी ना। यूनिट किसी स्टैंडर्ड को कहते हैं ना, किसी स्टैंडर्ड स्केल को कहते हैं ना। तो यहां बताओ ना कौन सा स्केल है, यहां कौन सा स्केल है, किस स्केल पर मास रिप्रेजेंट हो रहा है? सर जी बता देते हैं किस स्केल पर हो रहा है। ग्राम के स्केल पर हो रहा है? नहीं। किलोग्राम के स्केल पर हो रहा है? नहीं। सर ये एक अजीब सा स्केल है, उस पर हो रहा है। कौन सा स्केल है जी? सर वो स्केल ऐसा है, ऑन अ स्केल वेयर व्हाट इज हैपनिंग, वेयर आप कहते हैं सर जो वेयर द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड एटम है, उसका जो एक एटम का जो मास है हम कितना लिखते हैं? 12 यूनिट्स लिखते हैं। तो सर कहो सर 12 ही लिखेंगे ना यार, जिसका 12 होगा तो 12 ही लिखेंगे। 12 को हम 24 लिख सकते हैं, तो 12 को 12 ही लिखेंगे। लेकिन 12 को 12 नहीं लिखना, 12 को 12 यूनिट्स लिखना है। कार्बन 12 के मास को 12 नहीं बोलना, कार्बन 12 के मास को 12 यूनिट्स बोलना है। क्या बोल रहे हैं? तो सर इसमें कौन सी साइंस है यार, कार्बन 12 को 12 यूनिट्स कह देते हैं, कह दिए तो बात खत्म ना भाई, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अब आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आनी चाहिए, आ गई? ठीक है कि सर जी कोई साइंस नहीं है, एक जुमला ही आपने ऐड कराया है। कौन सा जुमला? कल आपने एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया था, द वेटेड एवरेज मास ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। आज आप क्या कह रहे हैं? आज आप सिर्फ एक एक्स्ट्रा फ्रेज ऐड कर रहे हैं। कौन सी? ऑन अ स्केल, कि जो आप मास रिप्रेजेंट करेंगे किसी ऐसे स्केल पर रिप्रेजेंट करेंगे where the mass of an atom of carbon 12 is taken as 12 units। अब इस जुमले में ना बच्चा लिखते हुए को खराबी कर जाता है। क्या खराबी कर जाता है? उसको समझ नहीं लगती कि क्या बोलना है। where the mass of an atom of, किसका एटम? कार्बन कौन सा वाला? अगर यहां लिखो कार्बन 13 तो उसका मास क्या होना चाहिए? 13 यूनिट्स।
अगर मैं कहूँ जी मैंने कार्बन 14 को स्टैंडर्ड बोलना है तो मैं क्या कहूंगा 14 यूनिट्स। अगर मैं कहूँ जी मैंने ना सर जी वो हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है ड्यूट्रियम वाला, अगर मैंने ड्यूट्रियम 2 को स्टैंडर्ड बना दिया था तो मैं क्या कहता, ऑन अ स्केल वेयर द मास ऑफ एन एटम ऑफ ड्यूट्रियम 2 इज टेकन एज 2 यूनिट्स। अगर मैं स्टैंडर्ड बनाता लोहे को तो सर जी लोहा जो है ना दुनिया में बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, दुनिया का नहीं पूरी यूनिवर्स का सबसे स्टेबल एलिमेंट आयरन होता है, ठीक है। तो कहते हैं फिजिक्स में होता है ना भाई, केमिस्ट्री में थोड़ी होता है। क्या पता किसी साइंसदान का दिमाग खराब होता, कहता जी नहीं आयरन को स्टैंडर्ड बनना चाहिए। अगर कोई मुसलमान साइंसदान होता हो तो सर जी आयरन की तो सूरत भी है, सूरह अल हदीद, सूरह एटॉमिक मास की वैल्यू और रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब बात होगी रिलेटिव एटॉमिक मास वाली, इसका मतलब यह है कि किससे रिलेट किया है, किस स्केल की बात हो रही है, कार्बन के स्केल की बात हो रही है। कार्बन कौन सा स्केल, जिस स्केल पर कार्बन 12 का मास इज 12 यूनिट्स, ऐसा स्केल जिस पर कार्बन 12 एक पूरा आइसोटोप है उसका मास इज 12 यूनिट्स। इट मींस कि what is carbon 12, it has 12 nucleons, so 12 nucleon has 12 units of mass, one nucleon has 1 unit of mass। ये तुम्हें पहले से पता था। 1 न्यूक्लियन का मास क्या होता है, रिलेटिवली तो हमने बचपन में पढ़ा है, ओ लेवल में पढ़ा है कि सर एक प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या होता है, 1 होता है। एक न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास क्या होता है सर, वो भी 1 यूनिट होता है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ इसलिए इसको ज्यादा कुरेद रहा हूं कि आपने क्या करना है, इसलिए ज्यादा कुरेद रहा हूं कि भाई ये डेफिनेशन पेपर में लाजमी 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 आती है और बच्चे क्या करते हैं सही तरह से या तो रटा लगा के नहीं जाते, और अगर रटा लगा के जाएं तो कार्बन 12 112 12 यूनिट्स मास ऑफ एन एटम है कि एलिमेंट है, वो ही बेचारे बीच में मिक्स कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स इसको मिक्स करें, मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन सिर्फ याद ना हो बल्कि इसका एक समझ वाला वर्जन भी है, मैंने वो भी समझा दिया है, ठीक है। क्या समझ वाला वर्जन है, मैंने अपना जो ये वाला समझ दी थी किसी दिन पहले उसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। क्या कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज द वेटेड एवरेज, क्या वेटेड एवरेज मास ऑफ क्या, ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ क्या, ऑफ एन एलिमेंट। आगे क्या, एज कंपेयर्ड, या नहीं एज कंपेयर्ड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये एज कंपेयर्ड वाली कहानी कहीं और लेवल में लिखते थे, क्या लिखूंगा, ऑन अ स्केल वेयर, क्या ऑन अ स्केल वेयर द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज टेकन एज 12 यूनिट्स। जी भाई जान, किसी को मसला है इस बात से? जी भाई जरा पुत्र आप सुनाओ क्या जुमला है, देख के नहीं, पहले मुझे जुमला सुनाओ क्या है। जी भाई आप सुनाओ। नहीं, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ऑन अ स्केल, no, on a scale where the mass of one atom of carbon 12 is क्या, exactly क्यों लिखना है, बस वो तो ओ लेवल में कहीं सुना हुआ है exactly, चलो लिख दो exactly क्या जी, exactly 12 यूनिट्स लिख देंगे, ओ लेवल में लिखते हैं exactly 12 यूनिट्स। खैर बहरहाल अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। कार्बन 12 को इसमें इसलिए यूज किया गया कि कार्बन 12 वाज द फर्स्ट एटम जिसका एग्जैक्ट मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। किसी का भी मास एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं किया गया सर, कार्बन 12 किया था मैंने। मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कुछ आप कह रहे हैं कुछ मैं कह रहा हूँ, आपने कहीं से सुना है मैंने भी कहीं से पढ़ा है, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री की बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। बहुत सारे साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंटल कोई काम नहीं किए हैं, बहुत सारे काम थियोरेटिकल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन चलो बहरहाल मान लेते हैं जी, मैं इनकी भी एक हाइपोथेसिस है उसको मान लेता हूँ। वो कहते हैं सर जी बुनियादी तौर पर साइंसदानों ने सबसे पहले किसका मास नोट किया था, किसका मास नोट किया था, कार्बन का। कितना निकला था, 12 निकला था, 2 into the 10 power 23 ग्राम्स निकला था। उसको उन्होंने फिर 12 किस खुशी में बोल दिया, तो वो मसला ना मेरे भाई हैं जी। वो कहते हैं सर उन्होंने तो कार्बन का मास निकाला था, तो पुत्र जो कार्बन का मास निकाला था 12 नहीं था निकला, कुछ और निकला था, ठीक है। लेकिन जो भी निकला था आई एम सो सॉरी मैं उसको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकता,
ठीक है, मैं उनकी थ्योरेटिकल कहानी सुना सकता हूँ। उनकी थ्योरेटिकल कहानी क्या है? उनकी थ्योरेटिकल कहानी ये है, वो कहते हैं यार जिसको आप कार्बन 12 कहते हैं ना, उसको क्या बोल दें? उसके मास को 12 यूनिट्स बोल दें, ठीक है। और अगर अभी आपको पता है उसका असल मास निकालूंगा तो कितना निकलेगा? जरा कैलकुलेटर पकड़े ना, 12 को 1.66 इंटू 10 पावर -27 से डिवाइड करें, डिवाइड नहीं क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो वो एक जवाब निकलेगा। खैर ना करें भाई, वो मजाक कर रहा हूँ, भाई को रिलैक्स, इजी, नहीं करूंगा डिस्कस, नहीं करूंगा। जो तू बात कर रहा है मैंने बात ही नहीं करनी, ठीक है। मैं इस बात को मैं और आप अकेले में कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं क्लास में इस बात को डिस्कस नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? मेरा काम बड़ा आसान हो चुका है, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा तो काम थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं इतना आसान कर चुका हूँ कि बच्चों को याद भी हो चुका है, और याद कराकर अब मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहता हूँ, बजाय इसके कि फिर फंसाऊँ इसके अंदर, ठीक है। बड़ी मुश्किल से किसी के चेहरे पर स्माइल आई है, नहीं तो बड़े गुस्से से देख रही थी मुझे वो, ठीक है। कहती सर इतना नाम सुनकर आई हूँ आपका, ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं आप, ठीक है। तो उनके चेहरे का एक्सप्रेशन यही था, आपके सवाल का जवाब दिया तो उनका एक्सप्रेशन वापस उधर ही चला जाएगा, तो मैं नहीं उधर लेके जाना चाहता। बहरहाल दोबारा सुनिए प्लीज। जब लेक्चर का आगाज हो रहा था तो अजीब सी स्टेटमेंट लग रही थी, अब लेक्चर एंड पे जा रहा है तो अब क्या हो रहा है? अब आई थिंक कुछ मीनिंग डेवलप हो रहा है। क्या मीनिंग डेवलप हुआ है? कि सर इससे अगली बात है ये, इससे अगली बात है ये, इसके अंदर ये वाली बात भी है, इसके अंदर ये वाली बात भी है कि नहीं, ठीक है। और अल्टीमेटली ओ लेवल वाली बात ही है, जो कार्बन के साथ लिखा है ना ऊपर 12, वो 12 ही उसका न्यूक्लियन नंबर है, वो 12 ही उसका मास नंबर है, वो 12 ही उसका एटॉमिक मास है, वो 12 ही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास है, वो 12 भी उसका नहीं, एवरेज नहीं है, अगर उसका दूसरा आइसोटोप नेग्लिजिबल है तो 12 भी उसका एवरेज एटॉमिक मास है। तो ओ लेवल में उन्होंने इतना परेशान ही नहीं किया। और बड़े होकर खैर वापस आते हैं, मैं तो रिलीजियस तरफ चला गया हूँ, ठीक है। मैं जरा वापस केमिस्ट्री की तरफ आता हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्या होगी। अगर मैं आपको ये ना पढ़ाता, और मैं सीधा सीधा ये पढ़ाता, तो आप कहते यार पता नहीं यार, मजा नहीं आया यार, क्या है यार ये रैंडमली वेटेड भी लिखा है तो एवरेज भी लिखा है, तो अगर आप गौर करें उसमें बहुत कुछ लिखा है भाई। अगर आपको ये ना पढ़ाया जाता, डायरेक्ट में ये पढ़ाता, तो आप कहते सर ये वेटेड ग्राफ्स क्या होता है? वो एक वेटेज होती है, किसकी कम वेटेज, किसकी अच्छा। एवरेज क्या होता है? वो जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनकी एवरेज निकालनी होती है। मास ऑफ क्या? डिफरेंट आइसोटोप्स, क्या आपने क्या लिखे? नेचुरली अकरिंग एटम्स। वो क्या होते हैं नेचुरली अकरिंग एटम्स? सर वो डिफरेंट आइसोटोप्स ही होता है ना, ऑफ एन एलिमेंट ऑन अ स्केल। कौन सा स्केल? स्केल की बात कहां से आ गई? बिकॉज मैथ ठीक है। कल ना पहली क्लास में जरा मुझे बता देना, मैं इनको क्या कर लूँ। क्या बात हो रही है जी? ऑन अ स्केल। ये स्केल का जिक्र कहां से आ गया? सर वो मैथ्स है तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो कोई तो उसका स्केल होगा ना। फिजिक्स में किसी भी स्केल को क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं, प्रॉपर यूनिट कहते हैं। यहां हमने भी नाम यूनिट रखे नहीं, पहले उसको क्या बोला? स्केल है कोई, जिस स्केल पर आप मैथ्स को मेंशन या रिप्रेजेंट करेंगे। क्या स्केल है? सर वो एक ऐसा स्केल है जहां पर आप कार्बन 12 के मास को क्या कहेंगे? कार्बन 12 के मास को एग्जैक्टली 12 यूनिट्स कहेंगे। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है यार कि अगर मैं कार्बन 12 के मास को 12 कह दूं? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक प्रॉब्लम है सर, कार्बन 12 के मास को 12 नहीं कहना, कार्बन 12 के मास को 12 यूनिट्स कहना है। क्या कहना जी? अगर कार्बन 12 के मास को 12 यूनिट कह रहे हो तो 1 यूनिट क्या चीज है? 1 यूनिट क्या है सर? फिर वो कार्बन 12 के मास का 1/12 है। 1 यूनिट क्या है? कार्बन 12 के मास का 1/12 इज 1 यूनिट, एंड दैट 1 यूनिट इज अंग्रेजी में क्या? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या सिंबल्स में क्या? यू। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन प्लीज? समझ आ रहा है जी? किसको नहीं समझ आ रहा हाथ खड़ा कीजिए। एनीवन? गर्ल्स में से सबसे, एंड आप समझाओगी? क्या समझा रहा हूं? अरे ग्रेट हो गया जी। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर एग्जैक्ट डेफिनेशन सुनाई है। उसका 2 दफा दिल घबराया है कि सर मैं उधर देख लूं, उसने नहीं देखा है, और उसने बिल्कुल पूरे का पूरा एग्जैक्ट जुमला सुनाने की कोशिश की है। अब उसने इस जुमले को रट के सुनाया है, यह जुमले को समझ के सुनाया है। बस मुझे इस जुमले की रटा चाहिए भाई।
समझाने की जितनी मैंने कोशिश करनी थी मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से मेजॉरिटी लोगों को बात समझ आ गई होगी। उस बात की ना कहानी भी डेवलप हो गई होगी। अब उस कहानी के साथ क्या करना है, उस कहानी को पेपर में सिर्फ लिखना है। लिखकर कैलकुलेट कैसे करना है सर, वो ओ लेवल की तरह करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है जी सर, वो MR निकालना होगा, वो पीरियोडिक टेबल में लिखा होगा। क्या होगा, पीरियोडिक टेबल में वैल्यूज लिखी हुई होंगी और पीरियोडिक टेबल में ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ये कैसे लिखा होगा, 1 डेसिमल प्लेस पर लिखा होगा। खैर बहरहाल इससे पहले कि पीरियोडिक टेबल में क्या होगा क्या नहीं होगा, गो टू योर स्पेसिफिकेशन। यूनिट 2.1 यूनिट 2.1 जनाब। पहली लाइन क्या लिखी है, कैंडिडेट शुड बी एबल टू व्हाट, डिफाइन, क्या डिफाइन करना है, डिफाइन द यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट एज क्या, एज 1/12 ऑफ क्या, द मास ऑफ क्या, कार्बन 12 एटम। यही लिखा था ना हमने। क्या होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास, क्या होता है वो, so it is 1/12 of क्या, 1/12 of the mass of an atom of carbon 12, 1/12 of the mass of a carbon 12 atom। इसको मसला है इस बात से, ठीक है। फिर आगे क्या है, डिफाइन क्या, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास क्या, AR। आगे भी कुछ है, रिलेटिव आइसोटोपिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव फॉर्मूला मास। नहीं पुत्र अभी होना है, ओके सर ये तो हो गया है, किधर हुआ है, अभी तो रिलेटिव एटॉमिक मास हुआ है। मैं वापस आऊंगा किसकी तरफ, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की तरफ कल के लेक्चर में दोबारा बात करूंगा, ठीक है। हाँ सीक्वेंस कौन डिसाइड कर, सीक्वेंस मैं अपनी मर्जी से डिजाइन कर रहा हूँ कि मुझे पहले क्या पढ़ाना है, बाद मुझे पूरी स्पेसिफिकेशन रटी हुई है भाई कि कहाँ क्या लिखा है कहाँ क्या नहीं लिखा। तो आप उस आर्ट को देख लीजिए कि मैं पहले कहता हूँ यार ये बात है, इधर से आइसोटोप्स की बात इधर खत्म नहीं की मैंने कहा जी एंड पे कहीं आइसोटोप्स का जिक्र था, उसको इन्वॉल्व करो, उसको इन्वॉल्व करना किसी और चैप्टर में उसने इससे अगली बात लिखी हुई है वो डिस्कस करो। स्पेसिफिकेशन जरूर दिया आपको, सीक्वेंस में अपना फॉलो करूंगा जो मुझे सीक्वेंस लगता है। जी कहानी का सीक्वेंस ये है, जिस सीक्वेंस में मैं कहानी सुनाना चाहता हूं वो सीक्वेंस मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। आप भी उसी सीक्वेंस में सुनेंगे, उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, उसी सीक्वेंस में समझेंगे तो काम आपके लिए आसान होता रहेगा। स्पेसिफिकेशन के सीक्वेंस पे मुझे थोड़ा सा एतराज है और वो एतराज है बस वो कायम है, वो उस एतराज को ठीक नहीं कर रहे हैं अभी तक। बहरहाल मुझे उनसे भी अच्छी उम्मीद है, उस एतराज को कहीं ना कहीं वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आई थिंक मैं केमिस्ट्री के लेक्चर को आज वाइंड अप करूंगा। कुछ सवाल अगर आपके पास है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं।